आप उभरती हुई एक ऐसी सूचना तकनीकी कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं जो बाजार में नाम कमा रही है। कंपनी के नायक कर्ता क्रय विक्रय दल के प्रमुख श्री ए हैं। 1 वर्ष की अल्पावधि में उन्होंने कंपनी के राजस्व को दुगना करने में योगदान दिया है और कंपनी के शेयर को उच्च मूल्य वर्ग में स्थापित किया है, जिसके कारण आप उन्हें पदोन्नत करने पर विचार कर रहे हैं। परंतु आपको कई स्रोतों से महिला सहयोगियों के प्रति उनके रवैये की, विशेषकर महिलाओं पर असंयत टिप्पणियां करने की आदत की सूचना मिल रही है। इसके अतिरिक्त वह दल के अन्य सदस्यों, जिनमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं, को नियमित रूप से अभद्र एसएमएस भी भेजते हैं। एक दिन देर शाम श्री ए के दल की एक सदस्य श्रीमती एक्स आपके पास आती हैं, जो बहुत परेशान दिखती हैं और श्री ए के सतत दुराचरण की शिकायत करती हैं, जो उनके प्रति अवांछनीय प्रस्ताव रखते हैं और अपने कक्ष में उन्हें अनुपयुक्त रूप से स्पर्श करने की चेष्टा तक की है। वह महिला अपना त्यागपत्र देकर कार्यालय से चली जाती है। आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध है, इनमें से प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए एवं जिस विकल्प को आप चुनते हैं उसे चुनने के कारण दीजिए। सीधे हम लोग विकल्प पर बात करेंगे और सीधे उसके कारण देंगे। कोई दुविधा नहीं बनाएंगे, अपने से आप ढूंढते बनाते रहिएगा। जिस केस स्टडी पूछी जाएगी उसमें बता दूंगा। उतनी ही बात करेंगे जितनी आप लिखने के लिए आपके जरूरी है। तो नहीं समझ पाते, सुनता हूं पेन लेके, कई बार बता चुका, कर लूंगा, नहीं मुझे पढ़ाना है। क्या आपके पास क्या विकल्प, क्यों बता रहे हैं आज इतनी होगी, क्या विकल्प आपके पास उपलब्ध है? 2 मिनट में आप सोचिए और फटाफट बताइए। तुम अगर अभी कहता है चैट बंद करके सुनो उसको, इतना फालतू हूं आपके, इसमें कहा गया विकल्प बताइए, तो विकल्प से शुरू करेंगे। तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। कावेरी, इसमें तो तुमने कोई दुविधा बनने तो क्या करेंगी? क्या है स्पष्टीकरण? ए से स्पष्टीकरण मांगेंगे तथा श्रीमती एक्स को काम पर वापस बुलाने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, ए के खिलाफ जांच करेंगे तथा श्रीमती एक्स का इस्तीफा तब तक मंजूर नहीं करेंगे जब तक जांच पूरी ना हो जाए। तीसरा, ए के खिलाफ जांच दल का गठन करेंगे जिसमें अनिवार्य रूप से महिलाओं की सहभागिता हो तथा एक्स का इस्तीफा नामंजूर कर देंगे। चौथा, ए को ए के खिलाफ निष्पक्ष जांच आयोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों तथा जांच होने तक ए को बर्खास्त करेंगे तथा एक्स का इस्तीफा नामंजूर करके उनको काम पर लौटने के लिए मनाएंगे। पांचवा, एक्स को कंपनी के हित में ए के खिलाफ आरोप वापस लेने को कहेंगे। एक्स का प्रमोशन करेंगे तथा ए को आगे से ऐसा ना करने की सलाह देंगे। तो आप कुछ ऐसे विकल्प बना सकते हैं। कुछ विकल्पों में माइन्यूट अंतर है, कुछ विकल्पों में गुणात्मक अंतर है। जैसे 5वां विकल्प क्वालिटेटिवली अलग है। इसमें जब मैंने ये लिखा
कि एक्स को कंपनी के हित में आरोप वापस लेने के लिए कहेंगे, तो सीधे नहीं कह दिया कि ए को माफ कर देंगे, बल्कि ये कहा कि एक्स को मनाएंगे कि ए को इस बार माफ कर दे, क्योंकि इसमें कंपनी का हित है। बड़े हित के लिए छोटे हित को कुर्बान कर दे, और बदले में हम एक्स को कॉम्पनसेट करते हुए उसका प्रमोशन कर देंगे, उसकी ग्रीवांस दूर करेंगे। तो एक विकल्प जो क्वालिटेटिव अलग है, क्वालिटेटिव अलग है, जो कह रहा है जिसमें ज्यादा अच्छा परिणाम उसकी तरफ जाओ। ठीक है, ए ने गलती की होगी, लेकिन अगर ए चला गया तो कंपनी का नुकसान होगा, और उस वजह से हमको ए को रोकना है, चेतावनी दे देंगे उसको। तो ये वाला जो विकल्प है गुणात्मक रूप से अलग है। पहले विकल्पों में एक विकल्प में ये कह दिया कि जांच करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि जांच होने तक क्या करेंगे, क्योंकि ए अगर पावरफुल व्यक्ति है तो जांच को प्रभावित भी कर सकता है, विक्रय दल का प्रमुख है। ऐसे में जो जांच करने वाले लोग होंगे उसी कंपनी के, उनको धमका सकता है, पद पर अगर रहने देंगे उसको। तो कुछ विकल्पों में शुरू में लिखा नहीं था कि जांच होने तक ए का क्या करेंगे, एक विकल्प में क्लियर किया जांच होने तक बर्खास्त कर देंगे। एक विकल्प में जांच करने की बात की थी और कहा था कि जांच करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया उस जांच में कौन से लोग शामिल होंगे। और एक विकल्प में जांच करने की बात ही नहीं की, सिर्फ स्पष्टीकरण मांगने की बात कही, स्पष्टीकरण उससे खुद मांगेंगे। तो एक में हमने स्पष्टीकरण मांगने तक मामला छोड़ दिया, दूसरे में हमने जांच करने की बात कही लेकिन जांच में कौन होगा नहीं बताया, तीसरे में जांच करने की बात कही, जांच में महिलाएं होंगी ये बताया, लेकिन जांच होने तक क्या होगा ये नहीं बताया कि वो आदमी ए कहां रहेगा। चौथे में हमने कहा कि जांच होगी, जांच में कौन कौन होगा ये भी बताया, और जांच होने तक वो बर्खास्त रहेगा ये भी कहा। और पांचवें में कहा कि भाई कंपनी का बड़ा हित इन्वॉल्व है, इसलिए हम एक्स को मनाएंगे कि आरोप वापस ले ले, और ए से आगे ऐसा ना करने के लिए चेतावनी देंगे। तो चार विकल्पों में तो क्रमशः हमने कड़ाई का दायरा बढ़ाया। पहले में से स्पष्टीकरण मांगा, जांच की बात नहीं कही, दूसरे में जांच की बात कही लेकिन जांच में कौन होगा ये नहीं बताया, तीसरे में जोर देकर कहा कि महिलाएं भी होंगी, और चौथे में कहा न सिर्फ महिलाएं होंगी बल्कि मिस्टर ए को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक जांच अपनी रिपोर्ट नहीं देती है। और कई सारे विकल्पों में बात दोहराई कि भाई हम ए का इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे, एक्स का इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। तो एक्स वाली बात पर तो लगभग सबने कुछ ना कुछ कॉमनिटी रखी, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे, उनको वापस आने के लिए कहेंगे, लेकिन ए का क्या करेंगे इस पर हमने लगातार बदलाव किया है। अभी विकल्प कैसे बनाया इसके पीछे का आइडिया समझ लीजिए। अगर हमने दुविधा से बात शुरू की होती तो दुविधा से जोड़कर समझाते कि विकल्प कैसे बनाए हैं, लेकिन हम दुविधा मानक इन सब की पहचान नहीं कर रहे हैं, जो पूछा गया सवाल में सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि कैसे बनाया। देखिए, जब भी कोई ऐसी केस स्टडी आएगी तो हम सबसे पहले पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके सामने क्या दुविधा है जिसके कारण आप विकल्प बनाने पर मजबूर हैं। क्योंकि अगर दुविधा ना हो तो आप सीधा सीधा विकल्प चुनेंगे। तो मैं देखूंगा कि इसमें नियम बनाम परिणाम की दुविधा दिखाई दे रही है। एक तरफ राज्य के कानून है, नियम है जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट हरासमेंट अगेंस्ट विमेन इन वर्कप्लेस। एक कानून है जो कहता है कि कार्यस्थल की जगहों पर महिलाओं के साथ किसी भी तरह के यौन दुर्व्यवहार को लेकर जीरो टॉलरेंस होगा। 2012 का कानून है, सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइंस है। तो राज्य में नियम है जिसके तहत आपको ए के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ए के आने से ही कंपनी चल पड़ी है, कार्रवाई करेंगे तो हम एक बहुत काबिल ह्यूमन रिसोर्स खो बैठेंगे जिसका नुकसान पूरी कंपनी को होगा। इसी कारण मैं दुविधा में हूं। तो जब आप ये दुविधा से शुरुआत करते और दुविधाएं ढेर सारी बनाते तो उनसे विकल्प निकालते। जब ऐसा क्या कर दें हम कि जिससे इस दुविधा में सर्वोत्तम नैतिक विकल्प या सर्वोत्तम अच्छा विकल्प हम चुन सकें। हमारे दिमाग में ये आता कि देखो, एक तो विकल्प हम ये बनाए कि ए को हटाना नहीं है, क्योंकि ए को हटा देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम ए को बचाने के लिहाज से कोशिश करते हैं, और बचाने के लिहाज से कोशिश करते हैं क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण मांग लेंगे, चेतावनी दे देंगे। तो पहला और पांचवा विकल्प ए को बचाने पर आधारित है कि ठीक है स्पष्टीकरण मांगेंगे, आप बिल्कुल अनैतिक बात भी नहीं कर सकते कि कुछ करेंगे ही माफ कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो पहले वाले में आपने स्पष्टीकरण मांग लिया, दूसरे वाले में कहा कि हम उनको चेतावनी दे देंगे, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, चेतावनी दे देंगे। पांचवें अगर नहीं लिखा चेतावनी दे देंगे तो हाँ, ये आगे ऐसा ना करने की सलाह की जगह आप चेतावनी लिख दीजिए, ज्यादा सही, चेतावनी देंगे। तो एक में दिखाया कि भाई देखो, इस वाले में कहा कि ए को रखेंगे क्योंकि बहुत जरूरी आदमी है, सुधारने का मौका देंगे, चेतावनी दे देंगे। पहले वाले में कहा स्पष्टीकरण मांगेंगे जिससे उन पर थोड़ा दबाव बने, हटाएंगे नहीं। लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प में हमने नियम की तरफ थोड़ा रुझान दिखाया। पहले और पांचवें विकल्प में हमने परिणाम की तरफ ज्यादा रुझान दिखाया कि कंपनी के जो हित में ज्यादा अच्छा है उसकी तरफ जाओ, स्पष्टीकरण मांग लो, हटाओ मत, बर्खास्त मत करो, जांच मत करवाओ। तो पहले पांचवें में हमारा रुझान इसकी तरफ था, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे में हमारा रुझान नियम की तरफ है। अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि जब भी कोई केस स्टडी आए, विकल्प चाहे जो बनाना, लेकिन तुमको पहले सोचना पड़ेगा तुम किस विकल्प का समर्थन करोगे, क्या निष्कर्ष निकालोगे। तो तुमको बेईमानी करना सिखा दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे कमेंट मैंने 2-3 देखे। किसने लिखा कि सर कुछ ज्यादा लिखने की समझ नहीं होती है, लेकिन तुम तो सिलेबस खत्म कराना चाहते हो। जब सर क्लास पढ़ाने में ज्यादा लिखने की समझ नहीं बन रही इस पेपर में, तो अगर मैंने 50 क्लास में सबको पढ़ा दिया होता जो मेरा डेजिग्नेटेड टाइम है, कितनी समझ बना पाते। तब भी तो तुम में से कोई मूर्ख विद्यार्थी कह रहा है कि बचा हुआ हिस्सा कैसे होगा। अब बचे हुए हिस्से में क्या है, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता नाम का छोटा टॉपिक होगा, वही बचा है, बाकी सब चीज पढ़ा दी। ठीक है, थिंकर्स में कुछ कम पढ़ाया होगा, लेकिन थिंकर्स पर भी अगर रॉल्स, कांट और गांधी के दिन जोड़ोगे तो 12-13 दिन पढ़ाया है। रॉल्स, कांट, गांधी यूनिट 5 ही 12-13 दिन हो गया।
हम थिंकर्स पढ़ाए, ज्यादा विस्तार से पढ़ाए, एक आध थिंकर और पढ़ा देंगे। तो आप अपनी क्षमता भी तो देखिए। आप बहुत क्षमतावान होते, मैं आपको पढ़ाने आता और मुझे पता चलता कि यार गांधी पर बच्चे कुछ जानते नहीं, आप इस पर क्या आते हैं। तो गांधी 2-2.5 दिन खत्म हो जाता। जब मैं पूछता हूं गांधी पूंजीवाद की आलोचना कैसे करते हैं, पूरी क्लास में एक विद्यार्थी नहीं बता पाया कि स्वतंत्र व्यक्तिवाद से करते हैं। पूरी क्लास में एक आदमी को, एक इंसान को, एक स्टूडेंट को नहीं पता कि गांधी के स्वराज का मायने क्या है। तो टीचर जिस बैच को पढ़ाता है उसका नॉलेज लेवल क्या है, इसको भी तो देखना होता है। यही क्लास में किसी ऐसे मीडियम में लूं या किसी ऐसे बच्चों की लूं जिनकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जो पढ़ कर आते हैं, तो मेरा काफी समय लग जाएगा। मैं आवृत्ति की परिभाषा थोड़ा बताऊंगा। फिर मैं तो आवृत्ति की परिभाषा पूछ लेता हूं तुमसे, उसमें 5 लोग बता पाते हैं, बाकी कोई नहीं बता पाता, जबकि ये तो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है। तो आप ऐसे होमवर्क करने वाले, इतना रिवीजन करने वाले स्टूडेंट हैं, और फिर आप चाहते हैं कि आपको सब समझ में भी आ जाए, आप लिख भी लें, आपका सिलेबस भी खत्म हो जाए। तो भैया इसके लिए तो 100 क्लास चाहिए। इसके लिए अकेले थिंक में 100 से ज्यादा क्लास चाहिए। 100 क्लास खत्म होता है 4.5 महीना, 25-22 क्लास ज्यादा एक महीने हो नहीं पाती है। दिवाली दशहरा कोई छुट्टी आ ही जाएगी 3-4 दिन की, संडे 4 रहेगा ही। तो आपको ना लिमिटेशन पहले समझनी होती है, फिर समझना होता है किस बात पर ज्यादा टीचर जोर दे रहा है, मतलब वो ज्यादा क्रिटिकल चीज है, उसको सीख लेना चाहिए। बाकी चीजें तथ्य हैं, हमने किताब से पढ़ लेंगे। मैं आवृत्ति की परिभाषा तुमको ना बताता, मान लो, तो क्या आवृत्ति की परिभाषा तुम किताब से ना पढ़ पाते? मैं अंतरराष्ट्रीय नैतिकता पर मैंने बताया तुमको कि आज तक 13 साल में सिर्फ 2 सवाल पूछा गया है, फिर भी तुम अभी कह रहे हो कि सब बैकलॉग है। तो अगर मैं पूरा करूंगा अंतरराष्ट्रीय नैतिकता 2 दिन पढ़ाऊंगा, तो किस तरीके ज्यादा क्यों पढ़ाऊंगा? सिलेबस पूरा करूंगा ना भाई। तो पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि टीचर से बात कैसे की जाती है, कैसे देखा जाता है कि 13 साल के पेपर में क्या ज्यादा आया, क्यों उसने ज्यादा पढ़ाया किसी खंड को। अंतरात्मा की आवाज से 4-5 सवाल आ चुका है, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता से सिर्फ 2। इसलिए मैंने अंतरात्मा की आवाज वाले खंड को, रूल्स रेगुलेशन को 2-2.5 दिन में पढ़ाया। तो पेपर मैंने देखा, 13-14 साल तुमने नहीं देखा, तो तुम्हारी समस्या है। गांधी से 5-5 सवाल आया, इसलिए 4-5 दिन पढ़ाया उसको। 5-5 स्टेटमेंट आया गांधी से, इसलिए पढ़ाया। अभी भी हल नहीं कर पाओगे गांधी का सवाल। अगर मैंने नहीं बताया होगा तो नहीं कर पाओगे हल, गारंटी नहीं कर पाओगे। यूपीएससी आसान नहीं है। ना तुम रिजल्ट देख रहे हो कि हिंदी माध्यम वालों की क्या दुर्दशा है, ना तुम रिवीजन कर रहे हो, ना तुम पढ़ना चाहते हो। 70 क्लास हो गया, तुम चैट ही नहीं बंद कर रहे हो, फिर बेहुदा टाइप का कोई कमेंट कर देते हो आके। तो किसी आदमी को पढ़ाने की कुछ मोटिवेशन चाहिए। या तो तुम पेपर देख के आओ, देखो कि 11-12-13 साल में क्या खंड ज्यादा है, क्यों किसी बात को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, कौन सी बातें जो हमारे सिलेबस में लिखी गई लेकिन 12 साल में एक बार पूछी गई है, केवल 13 साल में केवल 2 बार पूछी गई है। तथ्यात्मक बात हम खुद ही पढ़ के सीख लेंगे उसको। तो भैया ये सब आपको ना पहले करना पड़ेगा, तभी आप ये सब जो आप डिमांड कर रहे हैं कि ये कैसे कर लेंगे, ये कैसे कर लेंगे, वो डिमांड तभी कोई पूरा करेगा। मैं उस डिमांड को भावुक होकर पूरा करने चला जाऊं, समझाने पर दिमाग लगा दूं, बाद में 4 लोग खड़े हो जाओगे, आलोचना कर दोगे। चलो 4 लोग की आलोचना का महत्व नहीं देना चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन वो तब होता है जब 10 क्लास हुई हो, 15 क्लास हुई हो, 20 क्लास हुई हो। इतनी बार ये बात बता चुका कि क्या दिक्कत है, हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्या है, सीखना क्या है। 20 घंटे पर लेक्चर दे चुका अलग अलग समय, और उसी 20 घंटों के लेक्चर से जो तुमको समझाने बुझाने में लगाया, उसी से मैं मानता हूं मेरा नैतिक दायित्व है कि 50 क्लास मुझे पढ़ाना था, तो चलो मैंने 7-8 क्लास की गप मार ली होगी, तो 57-58 पढ़ा दो। चलो 10 क्लास अपनी तरफ से और लगा दो, 67-68 कर दो। चलो 3-4 क्लास और दे दो, 70-72 कर दो। वही नैतिक दायित्व है, लेकिन उसके बाद तुमको भी समझना होगा। डे 1 से बात कम से कम 15 बार बता चुका हूं, मुझे 50 क्लास पढ़ानी होती है। और जब बोलता हूं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कैमरे के सामने, तो उसका ये सही बात है, तभी बोल रहा हूं बार बार। तो उसके भीतर सिलेबस खत्म कर कैसे करना मुझे आता है। तो वो सुधारने थोड़ा आया हूं कि तुम्हारा गार्जियन हूं, तुम्हारे लिए इतना चिंतित हूं एकदम कि दिन रात तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। सुधारने नहीं आया तुमको, पढ़ाने आया। सुधारना तुम्हारा काम है। तुम अगर आईएएस की तैयारी करने आए हो तो तुमसे उम्मीद है तुम सुधर कर आए होगे, तो अपने भविष्य के लिए खुद चिंतित होगे। जो तुम अगर अपने भविष्य के लिए 20 साल के हो गए नहीं चिंतित हो, तुम आईएएस की परीक्षा की गंभीरता नहीं समझ रहे हो, तो कोई टीचर कब तक तुमको समझाता फिरेगा? कौन सा उसका है तुमसे सीधे जुड़ा हुआ इतना कि वो अपना गला खराब करता रहे, वो समझाता फिरता रहे तुमको? तो ये पहले सिंसियरिटी लाओ, पहले डेडिकेशन दिखाओ, होमवर्क करो। मानो पहले इस बात को कि यूपीएससी मुश्किल एग्जाम है, पहले इसको दिमाग में बैठाओ, पहले समझो कि ये देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, इसकी क्लास की गंभीरता बनाओ। एक सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गंभीरता क्लास में होनी चाहिए। कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर कोई बात हमारी समझ बहुत आसानी से आ जाती है, इसका मतलब वो यूपीएससी के लायक नहीं है। क्योंकि अगर इतनी आसान बातों पर यूपीएससी सवाल पूछता होता जो तुरंत समझ में आ जाती है, तो फिर 9 लाख के 9 लाख लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, तो बचा ही क्या? तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, कोई मुश्किल चीज आती है तो तुम सोचते हो मुश्किल क्यों है ये, हम कैसे करेंगे? अरे भाई एग्जाम ही मुश्किल है ये। अगर सब आसान चीजों से एग्जाम पूछा जाएगा तो कोई फेल कैसे करेगा? इतनी बात तुम्हारे दिमाग में आज तक नहीं घुसी, तो किसी ने अगर तुमको समझाया है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, सब आसान चीजें ऐसे सीख जाओगे, तो आप भी मूर्ख हैं जो ऐसी बात को मान लेते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि देश में कोचिंग लगातार बढ़ती जा रही है। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 बढ़ती जा रही कोचिंग, गांव गांव कोचिंग पहुंच गई ऑनलाइन। क्या परिणाम है हिंदी माध्यम का? कोचिंग अगर बढ़ी तो परिणाम क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, परिणाम बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब कोचिंग के बढ़ने के बावजूद या तो बच्चे डिसिप्लिन नहीं है। जब आपको बहुत मूल्यवान चीज बिना एफर्ट के मिल जाती है तो आप उसका मूल्य नहीं समझते। आप ना हीरे की परख जौ ही जानता है, बाकी लोग पत्थर हो। तो तुमको गांव में अपने बिस्तर पर लेट के पीडब्ल्यू ने प्रीमियम टीचर्स को दे दिया, जो पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे, जिनको तुम सुन नहीं पाते थे। तो तुमको लगा रही सब तो आते हैं, ऐसे बात करते हैं खड़े होके, हमारा गप देखने आए हैं, हमारी चैट पढ़ने आए हैं। तुमको लगा 10,000 रुपया हमने दे दिया या हमने एडमिशन ले लिया तो बस अब हम चैट करेंगे, हमारा राइट है।
तो तुम किसका करियर तबाह कर रहे हो? मेरा अपना करियर तबाह कर रहे हो, अपना 2 साल बर्बाद कर रहे हो। कोई चीज बिना एफर्ट के बहुत सस्ती मिल जाती है अगर, तो आप उसका मूल्य नहीं समझ रहे हैं। 2019 से पहले जिन लोगों से आप पढ़ रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों से आप मिल नहीं पाते। 8-8 10 दिन का अपॉइंटमेंट होता तब आप मिल पाते। अभी भी ये कहना कई बार बहुत चीप लगता है, क्योंकि आपको कई बार लगता है टीचर अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन अभी भी ढेर सारे सिलेक्टेड लोग, इंटरव्यू देने वाले लोग 5-5 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है उनको मुझसे मिलने के लिए। अगर आज मांगते अपॉइंटमेंट 5 दिन बाद का मिलता है, 5 दिन बाद आइए। जो अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, जो इंटरव्यू के लिए मिलना चाहते हैं। कोई हमारे पास कम्युनिकेशन का वीडियो नहीं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स तुमको शेयर कर देता। हिंदी माध्यम के मैं बोल रहा हूं तो ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। बहुत सारे टॉपर्स हिंदी माध्यम के जिन्होंने मुझे मैसेज किया होगा, 3 बार रिस्पॉन्ड किया होगा। तो तुमको ये पता ही नहीं जब तुम क्या कैसे किससे पढ़ना है, पेपर देखोगे नहीं, एग्जाम की डिफिकल्टी समझोगे नहीं, तो भाई देखो ये सब कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए। तो अगर आप इस एग्जाम को नहीं मानेंगे कि मुश्किल एग्जाम है, तो फिर आप अपने मानोगे जिस मुश्किल, तुम क्या करोगे? दो ही चीज होगी, या तो डिमोरलाइज हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे कि हमसे नहीं होगा, और या फिर ये समझोगे कि यार जब हमने सिर ओखली में डाल दिया तब मूसल से क्या डरना। इफर्ट करेंगे, 2 साल अपना जोरदार तरीके से लगाएंगे। ठीक है, हो सकता है ना आईएएस बन पाए, पीसीएस बनेंगे, जोर तो लगाएंगे, अपना बेस्ट देंगे, रिजल्ट जो आना होगा देखेंगे। 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, जो जैसे कठिनाई की बात आती है वो अपना दिमाग में अपने मानसिक स्तर पर सरेंडर कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा। तो अगर तुम इतने कमजोर हो तो यार जिला नहीं चला पाओगे भाई, फिर आगे जाके बहन जी आपसे नहीं चलेगा फिर जिला। जहां रोज 25-25, 30-30 डिपार्टमेंट एक कलेक्टर को संभालने होते हैं, आप जब इतना प्रेशर नहीं ले पा रही हैं, कैसे चलेगा? तो आपके व्यक्तित्व का भी तो विकास होना चाहिए कि सिर्फ एग्जाम पास करके फिर जिले में पहुंच गए, चाहे जिले को तबाह कर दोगे। तब तो एथिक्स के टीचर के तौर पर तो नहीं पढ़ा सकता ऐसा फिर कि तुम जाओ सिलेक्ट हो जाओ और जाके जिले को लूट लो, तबाह कर दो, या कोई काम ही ना कर पाओ, प्रेशर ना ले पाओ। तो हर तरह से तुमको अपना विकास करना है। ये एकमात्र एग्जाम दुनिया का ऐसा है जो तुम्हारी मेंटल टफनेस, तुम्हारे परसिवरेंस, तुम्हारे धैर्य। आईआईटी में भी 3 साल ज्यादा कोई तैयारी करता बस, कोई ऐसा नहीं होता 12वीं करने के बाद 5 साल आईआईटी तैयारी कर रहा है, 3 साल मैक्सिमम। इस एग्जाम की तैयारी लोग 10-10 साल करते हैं। इस साल की टॉपर ही तुमने देख लिया, 5वें अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुई है, टॉपर है, फर्स्ट रैंकर है, फर्स्ट रैंकर 5वें अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुई है। 2018-17 से तैयारी कर रही है और 2025 में रिजल्ट आया। 8 साल लग गया, 7-8 साल लग गया। तो जरा सोचो, जो टॉप किया वो बेवकूफ तो नहीं होगा? फिर 8 साल क्यों लग गए? इसका तो एग्जाम मुश्किल है, इसका तो एग्जाम मुश्किल है। हाँ, एक आध स्टूडेंट ऐसे भी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गए हैं 10वीं रैंक के भीतर, लेकिन ऐसे 2-4 अपवाद हैं केवल। ज्यादातर लोग 4थे अटेम्प्ट में, 3रे अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में, 6ठे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो 6 अटेम्प्ट मतलब सोच रहे हो 9 साल, कोई 9 साल आईआईटी की तैयारी करता है? नहीं, इसलिए एग्जाम मुश्किल है ये। इसमें जब तक आपके पास धैर्य नहीं है, लंबा दौड़ने की ताकत नहीं है, आप सोचते हैं कि मैं आज पढ़ाऊंगा कल तुम सीख जाओगे, नहीं सीख पा रहे तो मुश्किल लग रहा है। जब मुश्किल है, लग क्यों रहा है? जब टॉपर्स को एग्जाम मुश्किल लग रहा है, 6 साल 8 साल में उनसे नहीं हो रहा है, तो तुम अभी क्लास में पढ़ने आए, चैट भी कर रहे हो, सीखना भी चाहते हो, कह रहे मुश्किल लग रहा है। तो यार दुनिया से ना जरा आंख खोलो, आंख बंद करके मत सपना देखो ऐसे। आंख खोल के देखो अगल बगल क्या, कौन से लोगों का रिजल्ट आया है, किस तरह के इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, बैकग्राउंड क्या है। पूरी यूपीएससी को जब आप देखें उसके पूरे रिजल्ट बहुत डाइवर्सिटी उसमें, अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग तरह के लोग 7वें 8वें अटेम्प्ट में लोग आ रहे हैं यूपीएससी में सेलेक्ट होकर, 10-10 साल की तपस्या करके आ रहे हैं। तो लड़ने का आपके पास जब तक इमादा ना हो, जब तक आप ये ना माने कि इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल होगा, रातों रात अगर हम सब बात इस एग्जाम में सीख जाते तो फिर एग्जाम सबके लिए बहुत आसान होना चाहिए था। चलिए, तो देखिए मैंने इसका आपको आइडिया बता दिया कि जब भी तुम कभी विकल्प बनाना तो हमेशा ये सोच के विकल्प बनाना कि हम माफ कर देंगे, बात ऐसे नहीं लिख सकते। उसको भी लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे कि भाई हम मिसेस एक्स को मनाएंगे कि कंपनी के हित में, कंपनी के व्यापक हित में अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करें, और ए को चेतावनी देंगे कि ऐसा आगे से ना करें। ये तो कोई विकल्प बना, लेकिन सीधे माफ कर देंगे ये विकल्प नहीं बनेगा, ऐसा विकल्प मत बनाना। यूपीएससी दे दे ठीक है, तुम मत बनाना, तुमको बनाने के लिए कहा जाए तुम मत बनाना। दूसरा, विकल्पों में जो कड़ाई का स्तर को धीरे धीरे बढ़ाया करो, जैसे तुमको बताने का मौका मिले कि इस वाले विकल्प में ये गुण तो है, कह तो स्पष्टीकरण लेंगे, कम से कम कार्रवाई तो शुरू की, लेकिन आगे नहीं बताया कि स्पष्टीकरण के बाद क्या करेंगे, जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, इसलिए दोष है। उसी आदमी से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं जिस आदमी के खिलाफ आरोप है। तो बिल्कुल वैसा हो गया कि पुलिस वाला किसी अपराधी से स्पष्टीकरण मांगे कि भाई बताओ तुम्हारे खिलाफ मुकदमा क्यों न दर्ज करें, तुमने किसी की हत्या कर दी है, बताओ क्यों की है। अरे पुलिस वाले का काम यह है क्या कि अपराधी से स्पष्टीकरण मांगता फिरे? तो तुम कंपनी चला रहे हो, कंपनी के सीईओ हो, जिसके ऊपर आरोप है तुम उसे स्पष्टीकरण मांग रहे हो, और वही वो आरोप है। ध्यान रखना, अगर तुमने इसको पढ़ा होगा गंभीरता से, कानून समझते होगे, 2 तरह के मामलों में हम बेनिफिट ऑफ डाउट, बाकी मामलों में भारत में नियम है कि किसी के ऊपर आरोप लगा तो हम पहले उसको निर्दोष मान के शुरुआत करेंगे जब तक वो दोषी सिद्ध ना हो जाए। हमारे कानूनों का आधार यह है कि किसी पर कोई भी आरोप लगा हो उसको हम दोषी नहीं मानेंगे जब तक कि आरोप सिद्ध ना हो जाए। लेकिन दलितों के खिलाफ अपराध में, महिलाओं के खिलाफ अपराध में,
बच्चों के खिलाफ यौन अपराध में हम दोषी मानकर शुरुआत करते हैं जब तक आप निर्दोष सिद्ध ना हो जाए। इसलिए अगर आप पर किसी महिला ने चार्ज लगाया, किसी दलित ने कह दिया कि आपने उसके साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, कार्रवाई पहले हो जाती है। बाकी मामलों में हम जांच पड़ताल पहले करते हैं। हालांकि महिलाओं के मामलों में भी ऐसा होता है, लेकिन हम मान लेते हैं महिला की बात को सही मान के चलेंगे। तो ये बात ध्यान रखकर भी आपको इस केस स्टडी को करना है कि आप किसी ऐसे मामले में, जैसे राज्य कह रहा है कि कोई महिला यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए, तो पहले उसकी बात को मान लो। तो तुम राज्य के कानून से चलने वाले देश के, मतलब राज्य के भीतर एक ऐसी कंपनी के सर्वे सर्वा हो जो कह रहा है राज्य का कानून नहीं मानेंगे, हम कंपनी के भीतर पहले स्पष्टीकरण मांगेंगे, नहीं बनेगी बात, ठीक है। तो हम कड़ाई धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इस तरह से यह विकल्प बनाए गए। एक में कंपनी के हित को और किसी तरह एक को बचाने की कोशिश हो रही है, स्पष्टीकरण मांग के, एक्स का इस्तीफा नामंजूर करके, और दूसरे विकल्पों में नियम की तरफ झुकने की प्रवृत्ति दिखाई जा रही है। तो अब आप एक एक विकल्प की व्याख्या कर दीजिए। पहला विकल्प है स्पष्टीकरण मांगेंगे तथा श्रीमती एक्स को काम पर वापस बुलाने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम कहेंगे जो पहला विकल्प है, इसके गुण दोष बना लो। इसमें गुण क्या है? कंपनी का लाभ सुनिश्चित होगा, कंपनी का लाभ सुनिश्चित होगा, कंपनी में कार्यरत लोगों का रोजगार सुरक्षित रहेगा, कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनी रहेगी, क्योंकि मिस्टर ए ने बहुत सारे ऐसे लाभ करवाए हैं। इस तरह के गुण आप कहेंगे इसमें मिलेंगे। दोष की आप लंबी सूची बना सकते हैं। आप कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइंस से अगर हमने नैतिक मानक पहचाने होते, जैसे हम स्टेप बना रहे थे दुविधा के बाद नैतिक मानकों की पहचान, तो हमने ये सारे स्टेप वहां लिखे होते कि विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से हल करेंगे, हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस के कानून के हिसाब से हल करेंगे। जब भी कोई केस स्टडी आए तो उसमें जो नैतिक मानक पहचानते हो, उसमें संविधान, कानून, परिणाम सापेक्षतावाद, परिणाम निरपेक्षतावाद, इस तरह के कुछ आदर्श आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन थी, उसी के बाद भारत में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून बना था। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, उनको हटा नहीं रहे हैं, बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, कंपनी को लाभ मिल रहा है। लेकिन विशाखा गाइडलाइंस का सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन हो रहा है। इससे राज्य के विधि के शासन की अवधारणा, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो रहा है। कैसे? आप मिस्टर ए को विधि के समक्ष समान नहीं मान रहे। विधि सब पर लागू होगी, आप ऐसा नहीं मान रहे। आप मान रहे हैं ए विशेष आदमी है, उन पर नहीं लागू होगी। विधियों के समान संरक्षण का होता है, जो वंचित है, जो कमजोर है, उनको भी हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन आप तो स्त्रियों को संरक्षण देने के बजाय उनके साथ यौन दुर्व्यवहार को अलाउ कर रहे हैं। तो दो बड़े फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, विधि की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, वो टूट रहा है। जब भी कोई मामला कानून से जुड़ रहा हो, संविधान जुड़ रहा हो, तो उसको जरूर लिखिए। गुण में हो तो गुण में लिखिए, दोष में हो तो दोष में लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि इसमें ये नुकसान है। और क्या नुकसान है? आप कहेंगे इसमें कंपनी का दीर्घकालिक अहित है। कंपनी का दीर्घकालिक अहित है। कैसे? यहां तो बताया कंपनी का हित है। तीन तर्क इसके बना रहा हूं। तो पहले कानून और संविधान से बात की। यहां जहां कानून की बात की है, वहां आप 2012 के एक्ट का भी उल्लेख कर सकते हैं। उस एक्ट की धाराओं का उल्लेख कर सकते हैं, अगर आपको पता होगी तो, कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए कानून में क्या प्रावधान है। विशाखा गाइडलाइन के बाद ही बनाया गया था, ठीक है। तो उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। अगला जो बताया कि दीर्घकालिक अहित कैसे होगा, देखिए उसकी सूची इस तरह से बनेगी। क्यों बना रहा हूं दीर्घकालिक अहित? अगर आपने हितधारक पहचाने होते तो पहचानते, तीसरा स्टेप अगर हितधारकों का पहचाना होता तो पहचानते कि जब मैं सिर्फ कंपनी के बारे में सोच रहा हूं तो मैं सारे हितधारकों के बारे में नहीं सोच रहा हूं। जब मैं कंपनी के भी सिर्फ वित्तीय लाभ के बारे में सोच रहा हूं तो मैं कंपनी के भी सारे हित के बारे में नहीं सोच रहा हूं। जैसे मैं हित का दायरा बड़ा बनाऊंगा, वैसे जो मैं सोच रहा हूं कि मिस्टर ए से कंपनी को फायदा होगा, असल में मिस्टर ए से कंपनी को भी नुकसान होगा, मिस्टर ए से समाज को नुकसान होगा, कंपनी को नुकसान होगा, राज्य के आदर्शों को नुकसान होगा। न राज्य का हित पूरा होगा, न महिलाओं का हित पूरा होगा, न पुरुषों का हित पूरा होगा, न कंपनी का हित पूरा होगा, यहां तक कि मिस्टर ए का भी हित पूरा नहीं होगा। अगर मैं ऐसा दिखा दूं तो केस स्टडी हल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिद्ध होगा कि किसी के हित में नहीं है, तो निर्णय लो ही मत ये। तो देखिए कैसे ये दीर्घकालिक अहित सबका। ए का अहित है क्योंकि ए की चेतना विकृत है, जिसका इलाज होना चाहिए। ए की चेतना का
परिष्करण किया जाना चाहिए, ए की आवृत्ति बदलनी चाहिए। लेकिन अगर ए को कोई दंड नहीं मिलता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो उपर्युक्त लाभ नहीं मिलेंगे। भाई एक आदमी जो शारीरिक बीमार होता है, बुखार हो जाए तो आदमी बीमार है, वैसे ही हिंसक आदमी मानसिक रूप से बीमार है। दुर्व्यवहार करने वाला, यौन दुर्व्यवहार करने वाला आदमी मानसिक रूप से बीमार है, वो अपराधी है। अपराधी का क्या होना चाहिए? सुधार। तो क्या कहोगे? ए अपराधी है और अपराधी का दंड से सुधार होना चाहिए। जैसे बीमार आदमी का हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए, वैसे अपराधी को सुधारा जाना चाहिए, उसके भी हित में है। नहीं तो उसका हौसला बढ़ता जाएगा, वो बार बार वो अपराध करेगा, किसी बड़ा अपराध करने पर पकड़ा जाएगा तो उसके पूरे परिवार की प्रतिष्ठा, उसकी नौकरी, उसकी सारी इज्जत सब चली जाए, और जो साथ में उसके भीतर ये यौन अपराध बढ़ता जा रहा है। आप यहां चाहेंगे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक डीन का मामला आया था, जिसने पिछले 20 वर्षों में सैकड़ों लड़कियों का यौन शोषण किया। उसको प्रयागराज से पकड़ा गया, अभी 2 महीने पहले का मामला है। उसका उदाहरण दे सकते हैं आप। डीन था कॉलेज का, और वो नंबर देने के बहाने, फेल करने की धमकी देके सैकड़ों लड़कियों का यौन शोषण कर चुका है, जिसकी कुछ क्लिप्स वायरल हो गई। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और बहुत सारी लड़कियों ने फिर कंप्लेन की कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो जरा सोचिए कि अगर उस आदमी को पहले दिन ही दंड मिल गया होता, तो ये जो 90, 99, 95 लड़कियां पहले अपराध के बाद यौन शोषण का शिकार हुई, वो बच जाती। वो भी शुरू में दंडित हो जाता पहले ही स्तर पर, तो उसका हौसला टूट जाता, उसकी जो मानसिकता विकृत हुई वो रुक जाती। तो आप दिखाएंगे भाई ए के खिलाफ कार्रवाई ए के भी हित में है, आप उसकी मानसिक बीमारी को बढ़ने दे रहे हैं अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ए का हित है। दूसरा किसका? दूसरा कहेंगे इसमें कंपनी का हित है, क्योंकि सारा नैरेटिव किसके इर्द गिर्द रहा गया है कि ए रहेगा तो कंपनी का हित होगा। आप कहेंगे कंपनी का हित है, कैसे कंपनी का हित है? आप कहेंगे कि कंपनी में नैतिक, सक्षम पुरुष एवं स्त्री कामगार काम नहीं करेंगे, इससे कंपनी का टैलेंट पूल समाप्त हो जाएगा। बताओ, अगर मैं लड़की हूं और मुझे पता चल जाए कि इस कंपनी में यौन दुर्व्यवहार होता है, किस दिन मेरे साथ भी हो सकता है, मैं बहुत नैतिक हूं, टैलेंटेड भी हूं, तो मैं ऐसी कंपनी में रोजगार करना चाहूंगी। मैं एक नैतिक पुरुष हूं और मुझे पता चल जाए कि यहां यौन दुर्व्यवहार करने वाले आदमी मौजूद है, उस कंपनी में नौकरी करूंगा। इसका मतलब तब ये कंपनी ऐसे ही कामगारों से भर जाएगी जो सब अनैतिक होंगे। तो ऐसे अनैतिक लोग जिनमें सक्षमता नहीं, जो टैलेंटेड नहीं है, वो कंपनी को क्या करेंगे? दीर्घकाल में नीचे ले आ देंगे। तो कंपनी के सीईओ को बात समझ में नहीं आ रही कि अल्पकाल भले वो विक्रय दल का नेता कुछ लाभ दिलवा रहा है कंपनी को, लेकिन वो साथ में कंपनी से टैलेंटेड लोगों को दूर कर रहा है। कंपनी की रिपुटेशन जैसे जैसे बनेगी कि वहां स्त्रियों के साथ यौन दुर्व्यवहार होता है, तो लोग उस कंपनी से दूरी बनाना शुरू कर देंगे। इस कंपनी में नवाचार, इस कंपनी में तकनीकी उन्नयन, इस कंपनी में अच्छे काबिल लोगों का आना सब बंद हो जाएगा। ठीक है, स्त्रियां उसमें रोजगार नहीं करेंगी तो आपको 50% टैलेंट पूल तो वैसे साफ हो गया आपका। काबिल स्त्रियां इस कंपनी में काम करना पसंद नहीं करेंगी। ठीक है, तो तुम एक आदमी एक के ऊपर इतना भरोसा जता रहे हो कि आगे भविष्य में भी कंपनी में अच्छे लोग आने की संभावना खत्म कर रहे हो। इसमें कंपनी का हित है, ऐसे क्या कहोगे? ऐसे कहोगे दूसरा हित किससे है? इधर भी ना, बी दूसरा हित कैसे है? कंपनी के हित वाले आर्गुमेंट को ही आगे बढ़ा रहा हूं। केस स्टडी सॉल्व करने का मतलब होता है जो तुम नैतिक निर्णय लेने जा रहे हो। जैसे मान लो तुम कह रहे हो कि एक के खिलाफ कार्रवाई करवाने को हम चाहते हैं, तो ऐसा दिखा दो कार्रवाई करने से कंपनी का भी फायदा है। महिला का फायदा तो है जिसने आरोप लगाया, उसको न्याय मिलेगा, और कंपनी का भी इसी में फायदा है। जब फायदा भी इसी में है, नियम भी यही कह रहा है, तो फिर करते क्यों नहीं हो? तो दुविधा क्या रहेगी? दुविधा तो तब है जब तुमको लग रहा है नियम का पालन करेंगे तो परिणाम खराब आएगा, परिणाम अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, मिस्टर ए को बचाएंगे तो नियम टूट रहा है, तब दुविधा है। और आगे कंपनी का हित कैसे है? इससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू समाप्त हो सकती है। अगर ये बात बाहर फैली, जो गोपनीय नहीं रह जाएगी कि इस कंपनी में ऐसा होता है, तो धीरे धीरे उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू खत्म होने लगेगी। आपको पता चल जाए किसी कंपनी में बाल शोषण होता है मजदूरों का, या बाल मजदूर लगाए जाते हैं, इसमें स्त्रियों का दुर्व्यवहार होता है, तो आप ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे? आज दुनिया भर की सारी कंपनी अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करती है। अगर उनका कोई ब्रांड एम्बेसडर ना, उस पर भी कोई आरोप लग जाता है तो उसको जल्दी हरा देते हैं। शाहरुख खान के बेटे को, जो भारत का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, शाहरुख खान के बेटे को एक रेड में पकड़ लिया गया। शाहरुख खान का उससे सीधा कोई संबंध नहीं था, बाद में आरोप भी उस पर साबित नहीं हुए, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर का प्रचार करते थे, उन्होंने कुछ दिन के लिए शाहरुख खान को हटा लिया। जितने विज्ञापन शाहरुख खान के नाम से होते सबको रोक दिया गया। तो कंपनियां डर गई कि शाहरुख खान के बेटे के ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई है तो शाहरुख खान की इमेज कमजोर हुई है, अगर अभी उनके नाम का विज्ञापन हम दिखाएंगे तो हमारी ब्रांड वैल्यू पर इसका फर्क पड़ेगा। तो आज कंपनियां ब्रांड वैल्यू से कमाई करती हैं, और तुम तो ऐसे आदमी को प्रमोट करके अपनी कंपनी की ब्रांड वैल्यू खत्म कर रहे हो। दूसरा क्या है? कंपनी के सेवाओं एवं
उत्पादक वस्तुओं का जो भी उत्पादन करती होगी, ग्राहक क्या कर सकते हैं? बहिष्कार कर सकते हैं। तो अगर ग्राहकों के मन में बात चलेगी कंपनी में ऐसा होता है, उसका सामान खरीदना बंद कर दिया, तो क्या करोगे? नुकसान होगा। उस महिला ने जाकर शिकायत कर दी पुलिस में, पुलिस ने जांच की तो तुम भी जेल जाओगे, वो भी आदमी जेल जाएगा, तब क्या करोगे? तो आपको ऐसे आर्गुमेंट बता के दिखाने हैं, बना के दिखाने हैं कि भैया इसमें दीर्घ काल में आज हुआ, चलो हो सकता है मिसेज एक्स शिकायत ना करे, लेकिन वो आदमी ए और इम्बोल्डन हो जाएगा और उसके अंदर साहस आ जाएगा, कल मिस वाई के साथ कर देगा, परसों मिस जेड के साथ दुर्व्यवहार कर देगा। जब ऐसा दुर्व्यवहार करेगा तो कोई ना कोई तो शिकायत कर देगा, और किसी की शिकायत के बाद अगर कार्रवाई हुई तो पहले के भी सारे मामले खुलेंगे और परिणाम स्वरूप कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, सरकार कंपनी को बंद करने की बात कर सकती है, फाइन लगाया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है लोगों को। इसमें तो किसी का हित नहीं। तो आपको ये दिखाना है इस तरीके से कि जो स्टेप ये स्पष्टीकरण मांग के इस मामले को रफा दफा करना चाहते हो, इसमें नियम कानून का उल्लंघन तो है ही, साथ में एक दिन देर सवेर कंपनी का भी नुकसान होना है। आपको क्या दिखाना है इस तरीके की व्याख्या करके कि अनैतिकता से कभी लाभ नहीं होगा। हम नैतिकता का समर्थन किस लिए करते हैं? क्या पढ़ा है हम सबने? नैतिकता हमारी दुनिया को खराब करेगी, संस्थाओं को खराब करेगी, इंसान को खराब करेगी, कि इंसान की बेहतरी संस्थाओं की बेहतरी दुनिया की बेहतरी के लिए आई है। अगर आप कहेंगे नैतिकता इंसान की दुनिया की संस्थाओं की बेहतरी के लिए आई है, तो फिर दिखाइए ना भाई कि अनैतिकता का पालन करोगे तो संस्था भी खराब होगी, दुनिया भी खराब होगी, तुम भी खराब होगे, सब खराब होगी। ये तक मैं बना रहा कि अगर अनैतिकता को प्रमोट करोगे, यौन दुर्व्यवहार को प्रमोट करोगे तो तुम्हारी संस्था खराब हो जाएगी एक दिन। अगर आप किसी अनैतिकता के विरुद्ध तर्क नहीं कर पा रहे हैं, उसकी हानियों को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपकी नैतिक समझ नहीं है। तो मैं दो बात कह रहा हूं, जब भी कोई केस स्टडी हल करना, पहला वही विकल्प चुनना, पहले सोचना पड़ता है कौन सा विकल्प चुने। विकल्प बनाना एक चुनौती है, तो साथ में ये भी एक चुनौती, कौन सा विकल्प चुने। वही विकल्प चुनना जिसको चुनना सबसे मुश्किल हो। जैसे इस विकल्प में क्या सबसे मुश्किल था कि मिस्टर ए कंपनी को इतना लाभ पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ दंड देना, उनको बर्खास्त करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको यही करना होगा। जो विकल्प किसी केस स्टडी में सबसे मुश्किल लगे वही चुनना होगा। अब बस तुमको सोचना होगा कि उसका जस्टिफिकेशन कैसे दोगे। चुनोगे तो मुश्किल विकल्प, लेकिन दिखाओगे कि उस मुश्किल विकल्प से अंतर लाभ होगा, तभी तुमको एथिक्स में नंबर मिलेगा। अगर मिस्टर ए को बचाना ही होता, अपराधी या अनैतिक आदमी को बचाना ही होता, तो फिर नैतिकता पढ़ाने की जरूरत थी। नैतिकता के पेपर में अनैतिक आदमी को बचाने का जस्टिफिकेशन दोगे, बात नहीं बनेगी। तो तुमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ उस अनैतिक आदमी से कुछ समय के लिए लाभ हो रहा है, इसीलिए दुविधा दिखाई दे रही है कि उसको हटाएं कैसे। लेकिन जैसे हम पिक्चर को बड़ी करते हैं वैसे पाते हैं कि लाभ ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। इसलिए हमको उस संकीर्ण छोटे लाभ के बजाय ज्यादा बड़ी पिक्चर, ज्यादा व्यापक लाभ देखना चाहिए और उसमें अनैतिक आदमी के खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ अड़ना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें और भी हितधारक तुमने बनाए होते, जैसे दिखाया एक हितधारक कंपनी है, कंपनी का दीर्घकाल में नुकसान होगा। एक हितधारक मिस्टर ए है, उनका भी नुकसान होगा अगर आप उनको सुधारेंगे नहीं। वो डीन जो पकड़ा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक यूनिवर्सिटी का डीन था, कॉलेज का डीन था, अगर पहले अपराध के समय उसको थोड़ी सजा मिल गई होती तो उसकी आज नौकरी ना जाती, उसके परिवार को बेइज्जती इतनी ना सहनी पड़ती। तो नौकरी भी गई, जेल में भी रहेगा, अलग अलग लड़कियां खड़ी होंगी, हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया था, पूरे परिवार की समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो गई, इतना नुकसान हो गया। कहते ना किसी बच्चे को आपने शुरू में गलत काम करने से रोक दिया, तो बड़ा होकर बड़ी गलती नहीं करेगा। दंड का यही आइडिया है, तो हमेशा दंड देने को इतना खराब मत मानना, उसके सुधारात्मक पहलू को देखना। चलिए, तो मुश्किल विकल्प चुनना है, आसान नहीं। आसान विकल्प चुनना होता तुमसे हम इससे पूछते क्यों फिर? तो और दूसरा, जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, जो दुनिया में हो रहा है, उसका समर्थन नहीं करना है। दुनिया में ज्यादातर यही हो रहा है कि अगर कोई इतना काबिल आदमी होगा जो कंपनी को इतना लाभ पहुंचा रहा होगा, तो हो यही रहा है, कंपनियां उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जो हो रहा है उसके खिलाफ आपको काम करना है। जो मुश्किल विकल्प है वो चुनना है। ये दो बात अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। मुश्किल विकल्प चुनना है और जो प्राय हो रहा है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि जो प्राय हो रहा है वही आपको भी करना होता, तो फिर हम एथिक्स का पेपर क्यों बनाते? जब जो हो रहा है वही होना चाहिए भी, तो फिर एथिक्स के पेपर की जरूरत क्या है? एथिक्स के पेपर की जरूरत तब है जब जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, और जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। समझ गए? तो ये बात क्लियरली आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एथिक्स में सही आंसर लिख पाएंगे। तो पहले विकल्प हमने खारिज कर दिया। इसी में आप कहेंगे इससे क्या होगा, इससे फिर तीसरा आप कहेंगे कि इसमें स्त्री सशक्तिकरण से जुड़े आदर्श कमजोर होंगे, अतः इसमें स्त्रियों का हित है, इसमें राज्य का हित है। उसके कानून को कोई लागू नहीं करेगा तो राज्य का हित है, तो कंपनी का हित, ए का हित, तुम्हारा हित, क्योंकि तुम भी जेल जा सकते हो, आगे कार्रवाई होगी। इतने लोगों का अहित पहले विकल्प में दोष के तौर पर दिख रहा है। तो पहला विकल्प ना तो परिणाम के लिहाज से ठीक लग रहा है, क्योंकि दीर्घकाल कितने हानिकारक परिणाम आ सकते हैं, और न नियम और कानून के हिसाब से ठीक लग रहा है, न संविधान की विधि की समता के हिसाब से ठीक लग रहा है, तो इसका चयन क्यों करें? आप कहते हैं मनुष्य को साध्य मानने के कांत के दूसरे सूत्र के साथ भी ठीक नहीं लग रहा है, तो किसी बात के साथ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए इसका चयन नहीं करेंगे। अब आइए दूसरा विकल्प देखिए। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प था कि उनके खिलाफ जांच करेंगे और एक्स को वापस आने के लिए कहेंगे। उस विकल्प में भी आपको गुण दिखाना है, यहां जांच शुरू की आपने, ठीक है, लेकिन उसमें वही कहोगे कंपनी का हित है, इसमें अल्पकालिक, एक के खिलाफ सीधी कार्रवाई कर देंगे तो बाजार में सेंटीमेंट जाएगा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कर्मचारी अधिकारी था उसके खिलाफ कार्रवाई, उसे कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। लिखा ना कंपनी के शेयरों को उच्च मूल्य में
स्थापित कर दिया, तो कोई किसी कंपनी के बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई जांच और कार्रवाई होगी तो उसके शेयर गिर जाते हैं। तो तुमको दिखाना था कि इस पे जांच करेंगे, कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे शुरू में, क्योंकि इससे हम कंपनी को नुकसान से बचाना चाहते हैं और साथ में जांच शुरू करके हम मिसेज एक्स को भरोसा देना चाहते हैं कि हम इस मामले में जांच कर रहे हैं और जांच के परिणाम आने के बाद कुछ कार्रवाई करेंगे। तो इस लिहाज से आप कहते हैं कि इसमें गुण है, जांच हो रही है, मिसेज एक्स को वापस बुलाने की कोशिश हो रही है, तो कुछ इस तरह के लाभ आप उसमें बता सकते थे। हानियां बताते उसमें जो बताया था कि हितों का टकराव है, जिस आदमी के खिलाफ जांच हो रही वही पद पर बैठा है और उच्च पद पर बैठा है, जांच को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, ये राज्य की विधियों के आइडिया के साथ असंगत है, क्योंकि महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय में, किसी और अन्याय में हम उस आदमी के खिलाफ पहले कार्रवाई करते हैं और फिर जांच का परिणाम आने पर अगर उसके खिलाफ जांच का परिणाम आया तो उस कार्रवाई को बरकरार रखते हैं और मामले को पुलिस में सूचित कर देते हैं। अगर उस जांच का परिणाम निगेटिव आया, वो आदमी दोषी नहीं पाया गया, तो उसको सम्मान बहाल कर लेते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो कानून है महिलाओं के संदर्भ में उत्पीड़न के, उनके साथ असंगत है। ऐसी जांच की क्रेडिबिलिटी नहीं जिसमें स्त्रियां शामिल नहीं है। बिल्कुल वैसा मामला हो गया, कोई महिला आयोग आप बनाएं और उस महिला आयोग में पुरुषों को भर दें, स्त्री के खिलाफ अपराधों की जांच कर रहे हैं और जांच में कौन होगा स्त्रियां हैं कि नहीं आप बता ही नहीं रहे। इसलिए आप कहेंगे कि ये दंड कम है, जांच की क्रेडिबिलिटी संदिग्ध है, इन कारणों से दूसरे विकल्प में भी ये दोष है, तो दूसरा विकल्प भी पूर्णतः स्वीकार्य नहीं हो सकता। अब आप जानते हैं तीसरे विकल्प में आप कहेंगे कि हाँ महिलाओं को तुमने शामिल कर लिया लेकिन अभी भी तुमने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और चौथे विकल्प में जहां आप देख रहे हैं कि बर्खास्त कर दिया, जांच हो रही है, उसमें लिखेंगे जांच का परिणाम अगर उसके खिलाफ आया तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करेंगे, उसमें आप दिखाएंगे कि सारे गुण आ रहे हैं, कानून का भी पालन हो रहा है, संविधान की नैतिकता भी पालन हो रहा है, कंपनी में मैसेज जा रहा है कि स्त्रियां सुरक्षित हैं, कंपनी के नैतिक लोगों का भरोसा कंपनी पर बन रहा है, महिलाएं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगी क्योंकि देखेंगी कि स्त्रियों के खिलाफ होने वाले किसी भी मामले में, अपराध में तुरंत कार्रवाई होती है। उस कंपनी के बारे में नैतिक लोगों के दिमाग में अच्छी छवि बनेगी, उसकी सेवाओं का उपयोग करेंगे, वो वस्तुओं का उपयोग करेंगे जो कंपनी अपने कंपनी के भीतर इस तरह की नैतिकता बनाए रखती है, वो अपने सेवाओं में और उत्पादन में भी ऐसी नैतिकता रखती होगी, कंपनी की क्रेडिबिलिटी साख बढ़ेगी। ऐसे उदाहरण देखिए आप कहेंगे चौथा विकल्प सबसे बेहतर लग रहा है, पांचवें विकल्प को फिर से खारिज कर देंगे, एक आध गुण बताएंगे किससे अल्पकालिक लाभ होगा, लेकिन दिखाएंगे कि नहीं ये तो अपराध को ढकने जैसा है, राज्य के कानून के ऊपर संस्था को रखने का मामला है। हम क्या मानते हैं, राज्य के भीतर संस्था है और आप जब उसको माफ करने के लिए कह रहे हैं तो आप क्या करें, संस्था का दायरा बड़ा कर दे रहे हैं, राज्य का छोटा, क्योंकि राज्य के कानून को तोड़ रहे हैं आप। पांचवें विकल्प में दिखाएंगे राज्य के भीतर संस्था है, संस्था के भीतर राज्य नहीं। इस तरीके से आप ऐसा एक उत्तर लिखेंगे। कई बार इसमें पूछा जाता है, पूछा तो नहीं गया, सिर्फ इतना पूछा गया ये विकल्प आप बताइए, मूल्यांकन कीजिए और क्या चुनेंगे उसको बताइए। तो चौथे विकल्प के पक्ष में बात बताई क्योंकि दीर्घकालिक हित है, नियम का पालन है, संविधान की नैतिकता के साथ संगत है, प्रत्येक मनुष्य को साध्य मानना चाहिए, कांत के आदर्श के साथ संगत है। तो आप ये सारी बात बता देंगे तो उससे चौथे विकल्प के पक्ष में मजबूत बात आ जाएगी। लेकिन कई बार कुछ केस स्टडीज में ऐसा करने के बाद आपको लिखना होता है क्रम, हमारे द्वारा उठाए जा सकने वाले कदम। उसमें आप लिखेंगे पहला कदम हम उठाएंगे कि मिस्टर ए के खिलाफ जांच आयोग बनाएंगे, उसमें महिलाओं को शामिल करेंगे, उसको निष्पक्ष बनाएंगे, ए को बर्खास्त करेंगे जब तक जांच की रिपोर्ट ना आ जाए, निर्दोष पाए जाने पर उनकी पुनः बहाली करेंगे। दूसरा स्टेप उठाएंगे, मिसेज एक्स का इस्तीफा नामंजूर करेंगे, उनको काम पर वापस बुलाएंगे। तीसरा विकल्प ये उठाएंगे कि कंपनी के भीतर एक कमेटी बनाएंगे आगे से जो ऐसे किसी यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायत ले सके और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर सके, जिस कमेटी के पास कोई भी महिला शिकायत कर सकेगी, प्रूफ दे सकेगी, एविडेंस दे सकेगी, इंटरनल कमेटी होनी चाहिए। चौथा कदम उठाएंगे कि कंपनी में किसी एक व्यक्ति के टैलेंट के बजाय टीम वर्क को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कोई एक हुनरमंद आदमी आया, मिस्टर ए आए, उन्हीं की काबिलियत से कंपनी नहीं चल सकती, तो टीम होनी चाहिए जो एक आदमी के हुनर से दूसरे आदमी को सीख मिल जाए, दूसरे के पहलों को, पूरी टीम की क्षमता जब बढ़ेगी तो कोई एक आदमी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो हर काम टीम वर्क के साथ करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग टीम्स बनाएंगे, इससे कंपनी में क्षमता का सभी लोगों में विकास हो सके, सबकी निर्णय की क्षमता बढ़े, इस तरह का स्टेप लेंगे। पांचवा, कंपनी के भीतर कामकाज की, कार्य संस्कृति की, महिलाओं के सद्व्यवहार की एक आचार संहिता का निर्माण करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट गढ़ेंगे जो राज्य के कानून और विशाखा गाइडलाइंस के साथ संगत होगा। राज्य के 2012 के एक्ट को डिपार्टमेंट के अंदर, विभाग के अंदर, कंपनी के अंदर पब्लिश करेंगे, जिससे लोगों को पता रहे कि ये कानून है, उसका क्लियर ज्ञान होना चाहिए। इस तरह के स्टेप्स हम लेंगे जिससे आगे घटना ना हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो सके। ये बात आप कह के कहेंगे कि हम इस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। तो 2013 की कुछ केस स्टडीज हमने कर ली, 3 की है मैंने, 3 आप करिएगा। 2014 पर आइए, तो ये विकल्प मैंने लिखा नहीं, इसके बाद आप इसकी व्याख्या कर लीजिए क्योंकि 2014 का 10वां सवाल पढ़ लीजिए, सवाल आप 2 मिनट में।
सवाल पढ़िए 2 मिनट में। देखिए सवाल इस तरह का है, मान लीजिए कि आपके निकट मित्रों में से एक जो स्वयं सिविल सेवा में जाने के लिए प्रयत्नशील है, वह लोक सेवा में नैतिक आचरण संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके पास आता है। वह निम्नलिखित बिंदुओं को उठाता है। एक, आज के समय में जब अनैतिक वातावरण काफी फैला हुआ है, नैतिक सिद्धांतों से चिपके रहने के व्यक्तिगत प्रयास व्यक्ति के कैरियर में अनेक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ये परिवार सदस्यों पर कष्ट पैदा करने के साथ ही स्वयं के जीवन पर जोखिम का कारण भी बन सकते हैं। हम क्यों न व्यवहारिक बने और न्यूनतम प्रतिरोध के रास्ते का अनुसरण करें और जितना अच्छा हम कर सकें उसे ही करके प्रसन्न रहें। दूसरा, जब इतने अधिक लोग गलत साधनों को अपना रहे हैं और तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा यदि केवल कुछ एक लोग ही नैतिकता की चेष्टा करें? वे अप्रभावी रहेंगे और निश्चित रूप से अंतर निराश हो जाएंगे। यदि हम नैतिक सोच विचार के बारे में अधिक बतंगड़ बनाएंगे तो क्या इससे देश की आर्थिक उन्नति में रुकावट नहीं आएगी? असलियत में उच्च प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में हम विकास के दौर में पीछे छूट जाने को सहन नहीं कर सकते। चौथा, या तो समझ में आता है कि भारी अनैतिक तौर तरीकों में हमें फंसना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे मोटे उपहारों को स्वीकार करना और छोटी मोटी तरफदारियां करना सभी के प्रेरण में वृद्धि कर देता है, यह तंत्र को और भी अधिक सुचारू बना देता है। ऐसे तौर तरीकों को अपनाने में गलत क्या है? तो पहले से 4 बातें इसमें बताई गई। ये अलग तरह की स्टडी है। इसमें तुम्हारे नैतिक ज्ञान की, नैतिकता के प्रति तुम्हारी दृढ़ता की, तुम्हारी सत्यनिष्ठा की, तुम्हारी एप्टीट्यूड की, इन सब बातों की जांच करना चाहते हैं। इसमें क्या चैलेंज है? चैलेंज है कि वही बात हर उत्तर में मत बताना। कैसे करोगे इसको? कहा था एथिक्स में कई बार जब प्रॉब्लम दी जाती है तो हम पहले डायग्नोसिस करते हैं, तब प्रॉब्लम का समाधान देते हैं। कहा था एथिक्स डॉक्टर की तरह है, समस्या पहचानो फिर इलाज करो। तो तुम्हारा जो दोस्त है 4 बातें कह रहा है, उन चारों बातों में प्रायः वो नैतिकता को या तो छोड़ने की बात कर रहा है या नैतिकता को कमजोर करने की बात कर रहा है। उसकी हर बात से पता करो कि कौन सी समस्या जुड़ी हुई है और फिर उस समस्या के समाधान के लिए तुम्हारे पास क्या तरीका है वो तर्क दो। तो जो सवाल है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में मेरा दोस्त क्या कह रहा है? 4 बातें कह रहा है जिनमें से हर बात किसी आदर्श से क्या है? असंगत है। क्योंकि अगर तुम्हारा दोस्त सब नैतिक बात कह रहा होता तो एथिक्स के पेपर में जब कोई नैतिक बात कहेगा तो उसका क्या करना? तो नैतिक कह ही रहा है। तब तुम्हारी जरूरत पड़ती है एथिक्स के पेपर में, जब कोई अनैतिक बात कह रहा है, जब कोई अनैतिक निर्णय ले रहा है, तब तुम्हारी जरूरत पड़ती है भाई इसकी अनैतिकता को दूर कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि इसका निर्णय नैतिक नहीं है? तो मेरा दोस्त 4 बातें कह रहा है जिनमें से हर बात किसी आदर्श से असंगत है। क्या करना है? एक और थोड़ा नीचे ले आओ। अतः पहचानना होगा कि इनमें से कौन सी बात किस आदर्श से असंगत है और उसकी इस असंगत बात का खंडन कैसे हो सकता है। उसकी असंगत बात का खंडन कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त 4 बातें कह रहा है जिनमें से हर बात किसी आदर्श से असंगत है। अतः पहचानना होगा कि इनमें से कौन सी बात किस आदर्श से असंगत है और उसकी असंगत बात का खंडन कैसे हो सकता है। तो पहले में क्या असंगति है बताइए, जल्दी बताइए, 2 मिनट का समय लेके फटाफट बताइए। क्या दिख रहा है आपको जिसको आप गलत मानेंगे? नीतिका सिंह, व्यक्तिगत लाभ। और थोड़ा इसको एथिकल भाषा में बताओ। नीतिका, थोड़ी लैंग्वेज बनाओ, थोड़ी मॉरल सी।
और कोई? देखिए, संजना परमार परमार पूरा लेक्चर दूसरी बार देख रही हैं। आप इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे कि दूसरी बार सुनने पर धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी, इनको ज्यादा क्लियर हुई होंगी। इन्होंने पहले पूरी क्लास कर रखी है। तो आपको भी समझना है कि इथिक्स में कई बार आपको एक बार सुनने पर बात नहीं बनेगी। कि स्टडी इन्होंने जो पहले किया होगा उसमें बहुत विस्तार से पहले मैं पढ़ा रहा था, तो इनको उसका आइडिया होगा, इन्होंने देखा होगा। तो इसलिए इतनी आसानी से इतनी जल्दी पहचान लेते हैं। देखो, नावेद मूल्यों से विपरीत ये बड़ा सामान्य कथन है, ऐसे बात नहीं बनती। कौन से मूल्य से लिखना होता है? मान लो तुम्हारे पास मरीज आए नावेद, और तुम मान लो डॉक्टर हो, मरीज पूछे क्या बीमारी है, तो तुम कहोगे कोई बीमारी है। ऐसा नहीं बताओगे, बताओगे ये बीमारी है, ये सिम्टम तुम्हारे इससे इस बीमारी का अंदेशा है। मरीज को सिर्फ ये नहीं कह सकोगे कि तुम बीमार हो, बीमार है ही है, तो कोई बात अनैतिक है तो मूल्यों के विपरीत तो होगी ही। संकीर्ण स्वार्थवाद सपना सिंह। संजना कह रही कि इनको आसान लग रहा है इथिक्स सब, क्योंकि दूसरी बार देख रही हैं ये। तो आपको ये देखना समझना पड़ेगा कि धैर्य अगर आप रखेंगे, आप ये मानेंगे कि एक बार हम सुन लिए हमारे समझ में नहीं आ जाएगा, तो बातें बन जाती हैं। नहीं, इसमें एटीट्यूड नेगेटिव नहीं है पापा। एटीट्यूड तो नेगेटिव तब होता है जब आप मतलब कम से कम नैतिक बात तो सही कर रहे होते। इसमें तो नैतिकता की पहचान का ही संकट है, एटीट्यूड तो सेकेंडरी लेवल पर आता है। चलिए देखो, इसमें जो इन्होंने संजना ने पहचाना, दो बातें सही पहचानी। इसमें दो संकट है, इसकी बात दो कारणों से असंगत है। पहली बात समझना, सुनना ध्यान से। पहली असंगत इसमें है कि जाना चाहता है लोक सेवा में, सिविल सेवा में, लेकिन सेवा के बजाय अपने व्यक्तिगत हित को देख रहा है। कह रहा उतना ही अच्छा करेंगे जितना कर पाएंगे, अपने ऊपर जोखिम क्यों लें। तो भाई किसने कहा है कि तुम सेवा में चले जाओ? इसलिए अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूं। कोई सेना में भर्ती होना चाहे और कहे हम लड़ना नहीं चाहते, या उतना ही लड़ना चाहते जितना हमारा मन करेगा, या उतना ही लड़ेंगे जिससे हमारे ऊपर कोई जोखिम नहीं आएगा, आप क्या कहेंगे उस आदमी को? भैया जब तुम लड़ना नहीं चाहते, जोखिम नहीं लेना चाहते, तो तुम सेना में जाना क्यों चाहते हो? कोई दूसरा काम धंधा देखो। एक आदमी कोचिंग में टीचर बनना चाहे, कहते हम ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते, हम 40 मिनट का लेक्चर लेना चाहते हैं, इतना भी लेक्चर क्या लेना, सुबह शाम तक गला खराब हो जाए। तुम क्या कहेंगे? भैया तुम गला बचाना चाहते हो, 40 मिनट पढ़ाना चाहते हो, तो कोई स्कूल कॉलेज वाले ज्वाइन कर लो जहां 40 मिनट के लेक्चर होते हैं। कोचिंग में क्यों आना चाहते हो? इसका मतलब हम इसको पहली बात क्या समझाएंगे कि देखो भाई, सेना में उन्हीं को जाना चाहिए जो साहसी और जोखिम लेने के तैयार हो। पुलिस में उन्हीं को जाना चाहिए जो अपराधियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो, साहसी हो। ठीक वैसे सिविल सेवा में उन्हीं को आना चाहिए जो सेवा करना चाहते हैं, और सेवा के लिए अपना हित छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम कह रहे हो कि नहीं मैं अपने हित को तरजीह दूंगा, तो तुम व्यवसाय कर लो। अपने हित पर ज्यादा जोर देने वाले लोग स्वार्थी लोग होते हैं, वो व्यवसाय करते हैं, लाभ कमाते हैं। सिविल सेवा व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बनी है। तो मैं कहूंगा कि तुम्हारी बात इसलिए किससे असंगत है? पहली असंगत है अभिक्षमता के साथ। अभिक्षमता क्या होती है? आप जानते हैं कि हर आदमी हर जगह के लिए नहीं बना होता। तो मैं कहूंगा तुम्हारी अभिक्षमता सिविल सेवा की नहीं है, तुम्हारा एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज का नहीं है। यू आर नॉट फिट फॉर सिविल सर्विसेज बिकॉज यू योरसेल्फ इज क्लेमिंग दैट आई विल प्रोटेक्ट माय सेल्फ इंटरेस्ट। तुम्हारी अभिक्षमता क्या कहते हैं? राइट पर्सन एट राइट प्लेस, सही आदमी सही जगह पर होना चाहिए। तुम सही आदमी नहीं हो। हम ऐसे आदमी को टीचर नहीं बना सकते इसका पढ़ाने में मन ना लगे, हम ऐसे आदमी को सैनिक नहीं बना सकते इसका लड़ने में मन ना लगे, हम या साहसी ना हो। हम ऐसे आदमी को डॉक्टर नहीं बना सकते जिसका हाथ कांपने लगे किसी की सर्जरी करते समय। ठीक वैसे हम ऐसे आदमी को सिविल सेवक नहीं बना सकते जो अपने हित को ज्यादा प्रमुखता देता है। दूसरा कहेंगे किससे असंगत है? सेवा की नैतिकता से असंगत है। तीसरा क्या कहेंगे? ये सत्यनिष्ठा से असंगत। सत्यनिष्ठा क्या होती है? अगर किसी लोक सेवा के पद पर जाओगे तो उसका सत्यनिष्ठा मतलब होता है लोक हित को स्वहित के ऊपर रखोगे। और तुम क्या कर रहे हो? लोक हित स्वहित टकरा रहा तो अपना हित बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं लिखूंगा कि इसमें मेरा दोस्त जब कह रहा है तो मैं उसे कहूंगा कि दोस्त ये सेवा लोकहित के लिए बनाया गया पद है, तुम कह रहे हो कि जोखिम क्यों ले, अपने परिवार के लोगों पर कष्ट क्यों सहे। तो इसका मतलब तुम जब जब लोकहित और स्वहित टकराएगा तो तुम स्वहित का चुनाव करने की बात कर रहे हो, तो सत्यनिष्ठ नहीं हो तुम। और सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का बुनियादी मूल्य है। तो तीन बातों से असंगत है ये। सेवा की नैतिकता से असंगत है, सत्यनिष्ठा से असंगत है, अभिक्षमता से असंगत है। और उदाहरण क्या दोगे? उदाहरण अपने दोस्त को दोगे क्योंकि ये बात बताने के बाद उसको उदाहरण भी देना पड़ेगा, तभी तुम उसको खारिज कर पाओगे। कहोगे जैसे हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई कायर आदमी जो जान जाने से डरता हो, जो युद्ध में अपने परिवार के लिए ज्यादा सोचे, देश के लिए कम, उसको हम सेना में नहीं भेजना चाहेंगे। ठीक वैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी है, जिसमें स्वहित मजबूत है, जो सेवा की जगह व्यक्तिगत लाभ हानि देख रहा है,
उसको सिविल सेवा में नहीं भेज सकते। इसलिए कहूंगा कि अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो तुमको कोई दूसरा व्यवसाय, दूसरा कैरियर चुनना चाहिए। तुम अपना कैरियर तय कर सकते हो तुम क्या चुनोगे, लेकिन जो कैरियर तुम चुनोगे उसके मूल्य तुम तय नहीं कर सकते। क्या समझ आ गई? चश्मा लगा लूं तो देख लो समझ में आ गई कि नहीं। हाँ नितिका सिंह, इसमें स्वार्थवाद की बात बताने के बजाय जो तुमने लोकहित लिखा है इसी को सत्यनिष्ठा के साथ कहना है, क्योंकि जब मामला सिविल सेवा का है तो हम किसी आदमी में क्या जांचेंगे, तुम्हारा पेपर किसका है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को हिंदी में अभिक्षमता कहते हैं, तुमने देखा अभिक्षमता के साथ असंगत है, सत्यनिष्ठा के साथ असंगत है, उसकी बात करेंगे। उसी में सत्यनिष्ठा में होता है कि लोकहित और स्वहित अगर टकराएगा और तुम लोकहित के पद पर गए हो, सिविल सेवा में गए हो, तो तुम हमेशा लोकहित को तरजीह दोगे। दूसरा देखो, तो पहले वाले के उदाहरण भी दे दिया, सेना का, डॉक्टर का, पुलिस बल का, और साथ में बता भी दिया किसके साथ असंगत है। अब दूसरा वाला हो, ऐसे दूसरे में पहचानो क्या असंगति है। रातों रात एथिक्स नहीं सीख पाओगे, टाइम लगेगा, क्योंकि ये इकोनॉमी नहीं है कि कोई फैक्ट बता दूंगा, सिद्धांत बता दोगे सीख जाओगे। इसमें दिमाग को तुम्हारे सोचना पड़ता है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा हूं कि एग्जाम ये आसान है उन्हीं के लिए जो थोड़ा लंबा वक्त लेके आए हैं। या तो तुम्हारा आईक्यू बहुत होता तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते थे, आईक्यू नहीं है, स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, तो फिर जल्दीबाजी में मत रहो, वक्त लगेगा, कठिनाई होगी, सीखना पड़ेगा, समय का निवेश करना पड़ेगा, सिंसियर बनना पड़ेगा। एक विषय को हो सकता है ज्यादा बार पढ़ना पड़ जाए, दिमाग को सोचने समझने की आदत डालनी पड़ेगी। ये एक आसान काम नहीं, इसलिए जो लोग कहते हैं डिमोरलाइज हो गए, डिमोटिवेट हो गए, ऐसा मत कहिए। अगर आप डिमोरलाइज हो गए, डिमोटिवेट हो गए, तो आप इस एग्जाम की कठिनाई को मान ही नहीं रहे हैं। आपको लगता है बस कोचिंग कर रहे हैं और कल बन जाएंगे, गलत फहमी थी आपकी। इस बार हकीकत से आप परिचित हो रहे हैं, हकीकत वही पहले भी थी, वही आज भी है। आप पहले गलतफहमी का शिकार थे, तो गलतफहमी दूर होने से डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? ठीक है। और मैं ये भी कह दूं, देखो इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस टेक को सबसे आसान मानता हूं। फार्मूला है, सीधे सीधे एक लीनियर लाइन में जाना होता है, ये हुआ इसलिए हो गया। इथिक्स में, सोसाइटी में, इसमें डायमेंशन बहुत होते हैं। किसी स्टूडेंट का निबंध, इथिक्स और सोसाइटी, ये तीन पार्ट बहुत तगड़ा हो जाए तो उसके आईएएस बनने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। सोसाइटी के सवाल नोट से नहीं हल होते, इथिक्स के सवाल नोट से नहीं हल होते, निबंध नोट से हल नहीं होगा। तो जिस दिन तुम्हारी नोट से परे सोचने समझने की क्षमता बन जाएगी, इसका तुम आईएएस बनने के लिए तैयार हो, और इसमें वक्त लगेगा। एक ही चीज तुमको देनी है, टाइम। ठीक है, मैं ये भी मानता हूं तुम्हारी गलती नहीं कि तुम्हारे माता पिता ने तुमको गांव में पढ़ाया, तुम्हारा स्कूल खराब था, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, गलती हमारे सिस्टम की है, हमारे समाज की। उसने कुछ लोगों को गरीब अमीर बना दिया, जातियों में बांट दिया, ये हमारे समाज की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन अब अगर हमारे सामने चुनौती आ गई है तो या तो हम दशरथ माझी बने, हथौड़ा उठाएं, पहाड़ काटें, या फिर हथियार डाल दें। अच्छा ये बता दो जरा, डिमोटिवेट हो जाओगे, डिमोरलाइज हो जाओगे, क्या जिंदगी में 15 ऑप्शन और है, क्या कर लोगे उसको? ये बात वो कहता है कि हमारे पास बहुत ऑप्शन थे, हम इधर आए थे, जल्दी सफल हो जाएंगे, नहीं हो रहा तो चलो दूसरा कर लेंगे। अरे भाई, इतने ऑप्शन हम सबके पास नहीं है, तो पहले एक चीज में जोर तो लगाएं। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, यूपीएससी में जोर लगाने के बाद फेल भी हो जाओगे, नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे तमाम एग्जाम तो इतनी रिगर के साथ यूपीएससी की पढ़ाई करोगे, दूसरे तमाम एग्जाम तुम क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि जब पूरी मेहनत से प्रयास करोगे तो अपने दिमाग की क्षमता को महत्तम कर दोगे। और 3 साल कम से कम टाइम लेके चलना, 3 साल में अगर अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा दिया तो दूसरे तमाम एग्जाम इसी ईमानदारी की पढ़ाई से उनके हल होने की संभावना, उनमें सफल होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो कई लोगों के लिए तो यूपीएससी सीढ़ी जैसे यूपीएससी तक पहुंच जाओगे, और कई लोग इसकी तैयारी करके आईएएस नहीं बन पाएंगे, लेकिन दूसरे एग्जामों में सफल हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है। तो सब आईएएस बन जाएंगे, सब कभी नहीं होगा, तुम भी समझते हो, लेकिन आईएएस की पढ़ाई से हम बहुत कुछ कर लेंगे। पार्लियामेंट में रिसर्च ऑफिसर्स की पोस्ट आती है, देश में दुनिया भर के अलग अलग पद आते हैं। कई बार आपको बताया, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज की डेट में भारत के कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनके सहायक हैं, सचिव हैं, उन्होंने यूपीएससी बहुत बढ़िया पढ़ा था, इसलिए आज मंत्रियों को नोट बना के देते हैं, कहते क्या बोलना चाहिए। कई राज्यसभा सांसदों के यहाँ हम लोग स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जिनको बताते हैं, डेटा निकाल के देते हैं अच्छी सैलरी पर। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, उन अपॉर्चुनिटीज में पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, आईएएस बनेंगे, उसके जोर लगाएंगे, नहीं बन पाए तो तैयारी बेकार नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ देके जाएगी। तो इस भाव से जब पढ़ाई करोगे तो दिमाग में बहुत डर भी नहीं आएगा कि फेल हो गए तो क्या होगा। फेल दुनिया में बहुत लोग होते हैं, हम लोग क्या फेल नहीं हुए क्या? मैंने भी आईएएस दिया है, नहीं सफल हुआ तो क्या फेल हो गया? तो ऐसे अगर हम सोच लें फिर तो देश में जो आईएएस नहीं बनना, फेल ही हो गए फिर तो। ये कौन सा आइडियालिस्टिक है? तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ आईएएस ना बनना जिंदगी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन यही है प्रतिमा, 3 साल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, 3 साल शॉर्टकट मत चुनना, आसान रास्ता मत अपनाना, 3 साल कठिन रास्ता अपनाओ, मुश्किल चीजों को समझने की कोशिश करो, दिमाग को अपनी कठिनाई को अडॉप्ट करने के तैयार करो, लिखने का खूब प्रैक्टिस करो। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं कि अगर तुम 3 साल लगातार लिखती रही आंसर, आईएएस का तो मैं 100% नहीं कह सकता, पीसीएस में 100% गारंटी दे रहा हूं किसी न किसी विषय में सिलेक्ट हो जाओगी। ये एग्जाम लिखना सीखने का एग्जाम है, जितना लिखोगे उतना धीरे धीरे तुम्हारी भाषा पर पकड़ हो जाएगी।
लैंग्वेज पर तुम्हारा कमांड हो गया, उसी बात को कम ज्यादा शब्दों में लिखने लग गए, सब हो जाएगा। हम लोग छोटे थे, अपने घर में तमाम पकवान बनाते देखते थे, घर के सदस्यों को, स्त्रियों को लगता था कितना मुश्किल काम है, कैसे कैसे बना लेती। बड़े हुए हॉस्टल में गए, खाना खुद से बनाना पड़ा, सीखना शुरू किया। आज के समय चाहे थाई बनवा लो, चाहे मैक्सिकन बनवा लो, चाहे इंडियन बनवा लो, चाहे बिहारी बनवा लो, अब बन जाए, कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो तुमको ये समझ में आना शुरू होगा कि इसमें क्या इस तरह के सवाल पूछता है, हमको कठिनाइयों पर काम करके तब आप एग्जाम के लिए तैयार है। इसमें से मैंने 3 साल कहा, 4 कर लो इसको, क्योंकि पहला साल तुम कोचिंग में लगाते हो। मैं उस 3 साल की बात कर रहा हूँ जब पहले साल के बाद, पहले साल में 90% विद्यार्थी सिंसियर नहीं होते। तो मान लो शक्ति दुबे ने 2018 से कह रही तैयारी शुरू की थी उन्होंने, 7 साल, 18 क्या, 18 को गिन लो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8वें साल में सफलता मिली। मैं इसका आधा मांग रहा हूं तुमसे, 4। और तुम्हें से ज्यादातर लोगों की उम्र 18, 19, 20, 21, 22 होगी। 22 का मतलब है 26 साल में तुम सेट होने के लिए तैयार होगे। लेकिन तभी जब पहले शॉर्टकट नहीं चुनोगे, अगर अभी से पीटी देने लगे बार बार बिना तैयारी के, कचरी तैयारी के, फिर फेल होते रहोगे। एक बार पहले कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से 3 साढ़े 3 साल लगाओ, उसके बाद जिंदगी में काम धंधा करना होगा, शुरू कर देना। तैयारी एक बार हो गई, फिर जिंदगी भर यूपीएससी पढ़ाई नहीं करनी होती। जैसे तुमको एग्जांपल देता हूं, कई बार, इस बार भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग एकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे थे, वो सेलेक्ट हुए हैं दोबारा। और एकेडमी में ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि एक बार उनकी तैयारी हो गई है, समझ बन गई है, तो बस थोड़ी बातें पढ़ने के साथ एग्जाम दे देते हैं, रैंक भी इंप्रूव हो जाती है। एक बार तुम्हारी समझ बन गई इस एग्जाम की, फिर उसके बाद 25 साल के बाद इसी में मत अटके रहना। 25 साल बाद इसमें मत अटके रहना। जिन्होंने लेट शुरू किया उनको 27-28 हो जाएगा। एक बार 3 साढ़े 3 साल लगा दिया, फिर दूसरा कोई पढ़ाई, कैरियर में कुछ और विकल्प, उन सबको तलाशना, यूपीएससी उसके साथ करते रहना। तो ये भाई यूपीएससी में सफलता का तरीका है। ठीक है, आयरा आपको सोसाइटी में भी प्रॉब्लम आएगी, निबंध में भी आएगी। आपने उनको देखा नहीं होगा इसलिए आप कह रहे हैं। जिनको इथिक्स में प्रॉब्लम है उनको सोसाइटी में जरूर आएगी, उनको निबंध में जरूर आएगी। आपने भी किया नहीं होगा निबंध, इसलिए आपको नहीं पता है। इथिक्स, सोसाइटी और निबंध एक तरह के पेपर है, इनमें नोट्स काम नहीं करता, नए नए तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए जरा वापस, ताकि चेष्टा करें, अप्रभावी रहेंगे और निश्चित रूप से अंततः निराश हो जाएंगे। बताओ, जल्दी बताओ, क्या करो इसमें, क्या दिक्कत है इसमें, क्या समस्या है? पढ़ाया इसको भी, रिवीजन किया होगा तो याद आ जाएगा, पढ़ाया है, बताओ। नहीं सूरज, ये बात सही नहीं है। ये बात तब सही होती जब वो अपने हित और दूसरे के हितों में अलगाव कर रहा होता। वो पहले वाले में था कुछ, इसमें ये नहीं है। बताओ दूसरे में क्या होगा। और कावेरी, एकता, मालवीय, कहां गए आप लोग भाई? पापा कुमार, क्या प्रभावी हो सकता है? पहले समस्या बताओ, फिर उसके बाद समाधान बताना। सेकंड ऑप्शन है, जब इतने अधिक लोग गलत साधनों को अपना रहे हैं और तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब क्या फर्क पड़ेगा यदि केवल कुछ एक लोग ही नैतिकता की चेष्टा करें? वे अप्रभावी रहेंगे और निश्चित रूप से अंततः निराश हो जाएंगे। से फिर पहचाना है, तुमको पढ़ाया है, मैं कहता हूं रिवीजन किया करो। जब यूनिट 1 पढ़ाया था, देखना वो 5वां 6वां लेक्चर होगा, तो बताया था सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग क्या है, नैतिक समस्याएं कहां कहां से आती हैं, बताया था ज्ञान के अभाव से नैतिक समस्या आती है। उसी में पढ़ाई थी एक बात कि बहुत सारे लोग मानते हैं जब अनैतिक लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते अकेले, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इस पर आप में नैतिक आशावादिता की कमी है। आप मानते हैं कि नैतिकता व्यवहारिक नहीं रह गई है, हमारे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। आप में नैतिक साहस खत्म हो गया है, आप में नैतिक दृढ़ता नहीं रह गई है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या दिखा रहा है? एक तरफ समस्या है, ये दिखा रहा है कि मेरे दोस्त के इस तर्क से यह पता चल रहा है कि उसमें नैतिकता के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण है, अर्थात नैतिक आशावादिता का अभाव है, मॉरल ऑप्टिमिज्म का अभाव है।
दूसरा, नैतिक साहस की कमी है। और तीसरा, नैतिक दृढ़ता नहीं है। नैतिक दृढ़ता किसको कहते हैं? नैतिकता पे लगे रहेंगे भले फेल ही क्यों ना हो जाए, दृढ़ अडिग नहीं, पास फेल होने से फर्क नहीं पड़ता। साहस मतलब घबराते हैं कि हम नहीं चल पाएंगे, और आशावाद मतलब हम सफल नहीं होंगे। तीन चीजें हैं। समाधान क्या है? तुमको पढ़ाया था तुम्हारे सिलेबस में जो कौन है महान नेता, जैसे पहले वाले में क्या उदाहरण दिया था, सेना का, पुलिस का, वैसे दूसरे वाले में तुमको देना पड़ेगा किसका? टी.एन. शेषन का, स्वतंत्रता सेनानियों का, महान नेताओं का, समाज सुधारकों का। क्या दिखाना पड़ेगा? कि दुनिया के सारे बड़े सामाजिक परिवर्तन भीड़ ने नहीं किए हैं। सारे बड़े सामाजिक परिवर्तन कुछ समाज सुधारकों ने किए। हमारी दुनिया को भीड़ ने नहीं बदला है, कुछ नेताओं ने बदला है, कुछ प्रशासकों ने बदला है। तो क्या दिखाओगे? सारे बड़े बदलाव भीड़ से नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से आए। तो ये बात कहना कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये तर्क के खिलाफ है। दुनिया में अकेले लोगों ने ही काम किया है, क्योंकि सामाजिक सुधार का मतलब ही होता है कि समाज खराब है, उसमें रूढ़ी है, उसमें कुरीति है, तभी तो तुम्हारी जरूरत है। अगर पूरा समाज ही ठीक है तो तुम सुधार किस बात के हो? तो जब समाज सुधार के काम कर ले गए, जब बड़े बड़े नेता के काम कर ले गए, जब प्रशासक के काम कर ले गए, तो तुमसे भी तुमको यही उम्मीद है। सिविल सेवा के आने के बाद, संवैधानिक राज्य बनाने के बाद भारत में समाज सुधार का काम समाज सुधार नहीं करेंगे, हमारे संविधान का पालन करके सिविल सेवा करेंगे। इन सबके पास कोई संविधान का ढांचा नहीं था, इनके पास कानून की ताकत नहीं थी, इनके पास प्रशासन की शक्ति नहीं थी। तुम्हारे पास वो सब भी रहेगी, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम असफल हो जाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी आशावादिता नहीं है तो फिर तुम आ ही क्यों रहे हो? सिविल सेवा में फिर से दृढ़ता की, साहस की, आशावादिता की, सकारात्मक वृत्ति की जरूरत है। ठीक है? तो हम कहेंगे तुम्हारा दोस्त जो तर्क है ये भी गलत है। पहला वाला तो गलत था ही, जैसे हम सेना में कायर आदमी को नहीं भेज सकते, वैसे सिविल सेवा में अपना हित देखने वाले को नहीं भेज सकते। तुम्हारा पहला भी तर्क गलत था। दूसरा तर्क तुम्हारा इसलिए गलत है कि तुम जो बात कह रहे हो बात ही असंगत है। तुम कह रहे हो कि अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता, दुनिया में सारे बड़े काम ऐसे लोगों ने किए। तुम कह रहे हो कि सिविल सेवा की सारी ताकत के साथ, संविधान के साथ, कानून के साथ भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि बिना कानून, संविधान और प्राधिकार के समाज सुधारकों ने ऐसा काम कर दिया है। तो इसलिए तुम्हारी बात असंगत है। तीसरा है, यदि हम नैतिक सोच विचार के बारे में अधिक बतंगड़ बनाएंगे, यदि हम नैतिक सोच विचार के बारे में अधिक बतंगड़ बनाएंगे, तो देश की आर्थिक उन्नति में रुकावट आ जाएगी। तो आर्थिक उन्नति में रुकावट और विकास में पीछे छूट जाएंगे। इस तर्क में तुम दिखाओगे एक समस्या है। इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या है आर्थिक विकास पर बल है, उसके समावेशन पर नहीं। दूसरा, जल्दी विकास पर बल है, उसके टिकाऊ होने पर नहीं। कहां पढ़ा था? गांधी में साध्य साधन में क्या कहा था? कहां सिखाइए? साध्य पवित्र है, साधन नहीं। क्या कह रहा तुम्हारा दोस्त? कि अरे अनैतिक साधन का इस्तेमाल करके भी जल्दी विकास होता है तो कर लो, अनैतिक साधन का इस्तेमाल करके आर्थिक समृद्धि होती है, कर लो। क्या समझा था तुमने? गलत साधन का इस्तेमाल करके जब हम कोई लक्ष्य हासिल करेंगे तो लक्ष्य टिकाऊ नहीं होता। पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था गांधी प्रदेश में। पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई, भारत की आजादी की लड़ाई बहुत छोटी है। 1906 में तो आइडिया आ रहा है पाकिस्तान के मुस्लिम लीग का या उस तरह का, और आजाद हो गए 40 साल में। भारत की आजादी की लड़ाई बहुत पहले चल रही थी, लंबा वक्त लगा। और असल में भारत अगर आजाद ना हुआ तो पाकिस्तान कभी आजाद ना होता। वो तो जब अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, बंटवारा कर दिया। तो आपको आजादी मिल तो जल्दी गई, लेकिन टिकी नहीं, देश के दो टुकड़े हो गए। अभी भी देश पूरी तरह से बदहाली से जूझ रहा है। आप लक्ष्य जल्दी प्राप्त करेंगे, टिकाऊ नहीं होगा तो क्या फायदा है? आपका टिकाऊ नहीं होगा लक्ष्य। लक्ष्य प्राप्त कर लिया, इंसान को खराब कर दिया, तो खराब इंसान अच्छे लक्ष्यों को खत्म कर देंगे। जैसे वेनेजुएला, जैसे लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश, अफ्रीका के कुछ देश, युगांडा, ये सब वो देश हैं जो 70 के दशक तक दुनिया में सबसे तेज समृद्धि वाले देश थे, लेकिन चूंकि उन्होंने नैतिकता समझौता किया इसलिए आज तबाह हो गए। तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा एशियन टाइगर्स का, जिन्होंने बहुत तीव्र विकास किया, नैतिकता समझौता करके विकास किया, विकास में आगे तो गए लेकिन उस विकास को बचा नहीं पाए। दूसरा, बहुत जल्दी विकास करोगे, नैतिक प्रतिमान नहीं लाओगे, तो जो विकास के लाभ है सब तक नहीं पहुंचेंगे, विकास कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगा। इन दो तर्कों से आप कहेंगे कि भैया नैतिकता विकास के साथ इसलिए जरूरी है, भले विकास थोड़ा देर से हो, लेकिन जब हो तो सब तक पहुंचे, जब हो तो फिर टिके भी। तो नैतिकता इसलिए जरूरी है
बतंगड़ बनाना इसलिए जरूरी है कि साधन भी सही होना चाहिए जिससे विकास होने पर टिकाऊ हो और विकास का लाभ सब तक पहुंचे। इस तरीके से तुम तीसरी बात का भी दोस्त की खंडन कर दोगे कि तुमने विकास तो बताया, तीव्र विकास तो बताया, लेकिन विकास का टिकाऊ होना, विकास का समावेशी होना, इस पर जोर नहीं दिया, और ये दोनों लक्ष्य बिना नैतिकता के संभव नहीं है। तो क्या कहेंगे हम? विकास का समावेशी होना और इसका टिकाऊ होना बिना नैतिकता के। चौथा है, यह तो समझ में आता है कि भारी अनैतिक तौर तरीकों में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन छोटे मोटे उपहारों को स्वीकार करना, छोटी मोटी तरफदारियां करना सभी के प्रेरणा में वृद्धि कर देता है, यह तंत्र को और अधिक सुचारू बना देता है। ऐसे तौर तरीकों को अपनाने में क्या गलत है? इसको मैं सोचने के लिए छोड़ रहा हूं, सोचिएगा, अगली क्लास में बताऊंगा मैं इसको, इसलिए छोड़ दिया कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सोचिएगा। एक पार्ट इसका छोड़ा हुआ है, चौथा। जब मिलेंगे दोबारा इस पार्ट को बताएंगे, फिर अगले सवाल पर 2014 के जाएंगे। 2013, 14, 15 का सवाल मैं करवाऊंगा लाइव। उसके बाद कुछ केस स्टडीज की क्लासेस आपको पुरानी रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दी जाएंगी, उनको देखिएगा। उनको करने का तरीका ये होगा कि रिकॉर्डेड क्लास को देखने से पहले रफ कॉपी में केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो नहीं होगी तब उस क्लास से उस केस स्टडी को देखिएगा, एक एक करके देखिएगा, आराम से अगले 30-40 दिन केस स्टडी सॉल्व कीजिएगा, तो धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी। रोज एक केस स्टडी सॉल्व करने की आदत डालिए, उसमें खूब जूझिए। ये मत मानिए कि उतना ही समझना, इतना लिखना है। पहले तुम्हारी चुनौती लिखना नहीं है, पहले तुम्हारी चुनौती भी सोचना है। केस स्टडी के केस में सोच ही नहीं पाओगे तो लिखो क्या? ये तो मैं बताता हूं तो केस स्टडी इतनी लंबी हो जा रही है, तुम इसको लिखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है 2 पेज में ना लिख पाओ, खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। तो अभी तुमको सोचने का दायरा बड़ा करना है, फिर उसके बाद लिखने वाली चुनौती तो है ही। ठीक है, चलिए तो आज यहीं रुकते हैं अभी, इससे आगे की बातचीत के लिए फिर मिलेंगे।